बहुत तेज बारिश थी। शाम के 5:15 बजे थे। अनम ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा, जहाँ दिन में शाम का समा बन गया था। या अल्लाह, आज मैं घर कैसे जाऊंगी? उसने एक झुरझुरी सी ली। आसमान पर घने स्याह बादल देखकर अंदाजा होने लगा कि ये बारिश रुकने वाली नहीं है। इतने में बिजली जोर से चमकी तो उसका दिल जोर से धड़का। उसने आहिस्ता से टेबल पर फाइलें समेटी, अपना हिजाब दुरुस्त किया और तेजी से लिफ्ट की तरफ भागी। इतने में बादल जोर से गरजे और 7th फ्लोर पर वाक़या उसके ऑफिस के तमाम शीशे लरसने लगे। वो एकदम से खौफजदा सी हो गई। उसने अपने धड़कते सीने पर हाथ रखा, जहां उसका दिल बार बार डूब रहा था। ऑफिस खाली हो रहा था। लोग एक एक करके निकल चुके थे। अनम के लिए ये लम्हे बहुत मुश्किल होते थे। दिल चाह रहा था जल्दी से घर पहुंच जाए। पर्देदार माहौल में पली हुई लड़की के लिए ये वक्त, ये माहौल किसी इम्तिहान से कम नहीं होता था। ऐसे में तेज बारिश और बिजली की कड़क उसके अंदर की घबराहट को और बढ़ा रही थी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, उसने जल्दी से कदम अंदर रखा, मगर जो ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, अचानक उसमें किसी ने अपना पांव अड़ाया और लिफ्ट का दरवाजा रुक गया। एकदम फुर्ती से जो शख्स अंदर दाखिल हुआ वो जहांगीर खान था। ऑफिस में उसका कुलीग, जिसे लिफ्ट में आता देखकर अनम का हलक तक कड़वा हो गया। उसने लाशौरी तौर पर खुद को एक तरफ सिमटा लिया। उसका वजूद जैसे सोकड़ कर दीवार से जा लगा और वो फौरन ही वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ी थी कि जहांगीर ने इंतहाई सरत के साथ लिफ्ट के बटन पर हाथ रख दिया और दरवाजा बंद होने लगा। वो इंतहाई गुस्से से जहांगीर की तरफ मुड़ी। मुझे बाहर निकलना है। क्यों मेरी जान, हमारे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है? वो बेबाकी से बोला और एकदम लिफ्ट चलने लगी। अनम ने बेजारी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जबकि जहांगीर उसकी तरफ गहरी नजरों से देखकर मुस्कुराने लगा। क्या बात है अनम जी, आज तो मुंह ही नहीं लगा रही। इतने भी बुरे नहीं हैं हम, आजमा लो। अनम उसकी बात सुनकर गुस्से से अपना निचला होंठ दांतों में दबा गई। वो इस वक्त जहांगीर से बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। वो तो इसकी खामोशी पर और भी चौड़ा हो गया और हिंदी गाने की धुन पर सीटी बजाने लगा। उसने अपना कोट उतार कर अपने बाजू पर रखा। अनम की सांसें बेतरतीब हो गई। जहांगीर की काटदार नजरें अनम के वजूद पर गड़ी हुई थी और वो शदीद बेचैन हो रही थी। बार बार दिल में आयतें दोहरा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है, तो वो बुरी तरह सहम गई। उसकी नजर में दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों के लिए एहतराम नहीं था। ये बात वो अच्छे से जानती थी। सिर्फ मलकियत का एहसास था, जैसे वो किसी इंसान को नहीं, किसी बिकाऊ माल को देख रहा हो। लिफ्ट नीचे उतरने लगी और अनम को लगा जैसे उसके बदन से जान निकल रही हो। यकदम जहांगीर ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए और अनम उसके हिसार में आ गई। फरार के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो मुश्किल से सांस लेने लगी। उसकी तेज सांसें अनम को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। वो इतना डर गई कि बात करना भूल गई। वो उसके दिल की धड़कनों को सुनते हुए इंतहाई मखमूर निगाहों से इसे देखकर बोला, किस कदर खूबसूरत हो तुम, लेकिन अपनी इस खूबसूरती को दफ्तर की गलीज फाइलों और बॉस की जी हुजूरी में जाया कर रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा अनम? तुम मुझसे पीछे होकर बात करो, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? अनम ने अपनी घनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो उसकी आंखों में झांकने लगा। उसने एकदम नजरें चुरा ली और गुस्से से अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला तो उसने अनम की दोनों कलाइयां पकड़कर दीवार से पिन कर दी। इस उफ्ताद पर अनम की सांसें तेज हो गई। वो इससे कई गुना ज्यादा ताकत रखता था। उसके हाथों के सख्त गिरफ्त से साफ अंदाजा हो रहा था। अनम कांपने लगी। सिर्फ एक रात का तकाजा है, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम इस 9 to 5 की जॉब से बमुश्किल हासिल करती हो, मगर फिर भी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। फ्लैट लेकर दूंगा, पैसा खुला, गाड़ी, शॉपिंग, अपने बीमार बाप का जहाँ इलाज का कहोगी वहीं लेकर जाऊंगा। क्या चाहिए और तुम्हें? बोलो। इज्जत और ईमान वाली जिंदगी जो तुम जैसे बदन की भूख वाले शिकारी नहीं दे सकते। वो बेफर कर बोली तो जहांगीर के हाथों से उसकी नाजुक सी कलाइयां छूट गईं और वो बेसाख्ता कहकहा लगाने लगा। अनम उसे पागलों की तरह हंसता देखकर घबरा गई। उसके जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगीं और आंखें भर आईं। शिद्दत गम से उसके लब कांपने लगे। उसने अपने दोनों हाथ अबाए में डालकर खुद को कंपोज किया तो वो अपनी हंसी कंट्रोल करते उसे कीना तोज नजरों से घूरने लगा। चलो फिर इज्जत दे देते हैं, तुम इकरार तो करो। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी गलीज ऑफर करने पर? तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत नहीं करता? किस कदर शैतानी जहन के आदमी हो तुम। बार बार मना किया है कि मुझसे दूर रहो, मगर पता नहीं तुम्हारे जहन में क्या खन्नास भरा है कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती। और अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हारी शिकायत बॉस से करूंगी। धमकी, वो भी जहांगीर खान को। किस बात का गुरूर है तुम्हें? उसके बाजू में अपनी उंगलियां पेवस्त करते हुए बोला
तो वो कुसमुसा कर रह गई। खुद को बड़ी पर्देदार समझती हो। जहांगीर की आंखों में तज़हीक सी उभरी और वो हंसने लगा। बॉस को क्या बताओगी कि जहांगीर मुझे तंग करता है? याद रखना, वो तुमसे पहला सवाल ये करेंगे कि यहाँ पर किसी और लड़की ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। यकीनन तुमने ही ऐसा कुछ किया होगा कि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसकी बात सुनकर अनम पूरी जान से कांपने लगी। हर किसी को अपनी तरह गंदा मत समझो जहांगीर खान। अगर दुनिया में सब तुम्हारी तरह गंदे लोग होते तो ये दुनिया कब की मिट चुकी होती। मैं बॉस को जानती हूँ, वो बहुत उसूल पसंद इंसान है। जिस दिन मैंने तुम्हारी शिकायत लगा दी ना, तो याद रखना इस ऑफिस की जमीन तुम पर तंग हो जाएगी। जहांगीर के चेहरे पर एक साया सा आकर लहरा गया। ओहो, मिडिल क्लास लड़की, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तुम मेरी शिकायत लगाओगी? औकात है तुम्हारी क्या? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अनम, बहुत बड़ी गलती। जहांगीर खान को धमकी देने की एक कीमत होती है और वो कीमत तुम्हारा अंग अंग अदा करेगा। मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। जहांगीर का लहजा इतना खौफनाक हो गया कि अनम का रंग सफेद पड़ गया। तुम्हें मैंने बहुत सर चढ़ा लिया, इतनी तुम्हारी औकात नहीं थी। वो दांत पीसते हुए बोला। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे अपनी मरी माँ याद आई, बाप की फिक्रें और वो दुआएं जो उसे दुनिया की गंदगी से बचाने के लिए मांगी गई थी, मगर इस वक्त कुछ भी काम नहीं आ रही थी। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला तो अनम लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। उसके हाथ कांप रहे थे। जहांगीर ने एक कदम पीछे हटाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, लेकिन अनम के दिल पर इतना बोझ था कि वो बारिश में रोते हुए भागी हुई चली जा रही थी। लिफ्ट वाले वाकये के बाद अनम जैसे अंदर से खाली हो गई थी। अगले दिन वो दफ्तर आई तो उसका जहन बोझल था, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में कर्ब था। जहांगीर का चेहरा, उसकी शैतानी ऑफर, उसकी आंखों की खबासत सब जैसे जहन के साथ चिपक गए थे। उसने खुद को मामूल पर लाने की कोशिश की। टेबल पर रखी फाइलें तरतीब दी, कंप्यूटर ऑन किया और चुपचाप काम में मसरूफ हो गई। लेकिन उसकी उंगलियां बार बार रुक जाती, लफ्ज धुंधला जाते। डेटा की कतारों में भी उसे वही जुमले सुनाई देते जो जहांगीर ने कहे थे। उसे अपने आसपास का शोर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। जहांगीर भी दफ्तर में मौजूद था। वो मामूल के अंदाज में सबके साथ बात कर रहा था, हंस रहा था, अहकामात दे रहा था, मगर उसका रवैया आज मुख्तलिफ था। न उसने अनम को देखा, न सलाम किया, ना ही कोई बात छेड़ी। बज़ाहिर सब नॉर्मल था, मगर अनम ने महसूस किया कि उसकी नजरें किसी राडार की तरह हर वक्त इसका पीछा कर रही थी। जब भी वो किसी डेस्क के पास जाती, कहीं न कहीं से जहांगीर की निगाह उस तक पहुंच जाती। वो एक लम्हे को घबरा जाती, मगर फिर खुद को संभालने की कोशिश करती। दोपहर के वक्त उसने महसूस किया कि दफ्तर की फिजा गैर मामूली हो गई है। लोग उसकी तरफ देखकर कुछ कहते, फिर उनकी बातें सरगोशी में बदल जाती। अगर वो करीब आती तो वो चुप हो जाते। कुछ निगाहें तरहम भरी थी, कुछ तंजिया, कुछ ऐसी जिनमें सवाल छुपे थे। अनम का दिल डूबने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सबका रवैया इतना बदल क्यों गया। वो अपनी मेज पर बैठी फाइलें देखने का बहाना कर रही थी, मगर नजरें बार बार दरवाजे की सिमत उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसका उसे खदशा तो था मगर यकीन नहीं। थोड़ी देर बाद पियून आया और बोला कि उसे HR रूम में बुलाया गया है। दिल की धड़कन तेज हो गई, कदम जैसे बोझल हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती वहां पहुंची। दरवाजा खुला तो अंदर 3 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बैठे थे। उनके सामने एक लैपटॉप रखा था और उनके चेहरे पर संजीदगी थी। इसे कुर्सी पर बैठने को कहा गया और एकदम सवाल शुरू हुए। तुम पिछले हफ्ते जुबैर के साथ मीटिंग रूम में क्यों गई थी? किस मकसद से? क्या वहाँ कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था? अनम का गला खुश्क हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन उसे कटहरे में खड़ा करके उसकी इज्जत की धज्जियां इस तरीके से उड़ाई जाएंगी और बात उसके किरदार तक लाई जाएगी। वो अपने दिफा में तेजी से बोली, जी सर। जहांगीर मौजूद था। उस वीडियो में कहाँ है जहांगीर? तुम दोनों के दाखिल होने के फौरन बाद मीटिंग रूम का कैमरा क्यों ऑफ है? वो बोलना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी, मगर अल्फाज गले में अटक गए। उसके जहन में वो लम्हा घूम गया जब जहांगीर ने कहा था कि हर इनकार की कीमत होती है। वो समझ चुकी थी ये वही कीमत थी। HR टीम के चेहरे सर्द थे। कोई उसके आंसू नहीं देख रहा था, कोई उसके लरसते हाथों को महसूस नहीं कर रहा था। वो रो पड़ी, मगर किसी ने तसल्ली नहीं दी। उसके लिए बस ये कहा गया कि मामला हसास है, कंपनी की साख दांव पर है। अगर बात बाहर गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और इस बर्बादी की जिम्मेदार जुबैर के साथ साथ तुम होगी। दूसरी तरफ जुबैर को मीटिंग रूम में बुलाया गया था। उसके सामने भी वही वीडियो रखी गई। जुबैर ने जब उसे देखा तो उसके जिस्म में जैसे करंट दौड़ गई। फुटेज में वो और अनम एक रूम में जाते दिखाई दे रहे थे, मगर क्लिप एंड वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद का मंजर गायब था। जुबैर ने बार बार वीडियो देखी। HR से पूछा
کہ باقی فوٹیج کہاں ہے تو انہوں نے انتہائی عجیب انداز سے زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیمرے نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی سازش کا حصہ ہے، مگر ثبوت کے بغیر بولنا بیکار تھا۔ وہ بے بسی سے بورڈ آف ڈائریکٹر کو تکنے لگا۔ انم کو باہر جانے کا کہا گیا۔ وہ آفس کی گیلری میں آئی تو اس نے دیکھا کہ جہانگیر وہاں کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو فتح کے احساس سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا زہر تھا جس کا ذائقہ انم پہلے چکھ چکی تھی۔ انم کے قدم رک گئے۔ دل نے چاہا وہ کچھ کہے، چیخے، مگر آواز کہیں کھو گئی۔ جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا، پھر پرسکون انداز سے چلتا بنا۔ اسے جاتا دیکھ کر انم کے پیروں میں جیسے جان نہ رہی۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کے سہارے چلتی اپنی میز تک آئی۔ کاغذات بکھرے ہوئے تھے جیسے اس کی زندگی کے حصے بکھر گئے ہوں۔ 5:15 بج چکے تھے۔ آفس کا وقت ختم ہو چکا تھا، لوگ جا چکے تھے۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی، مگر آج اس کے لیے بارش کا مطلب کچھ اور تھا۔ پہلی بار بارش سے اسے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ اپنے کردار کی طرف اٹھتی انگلیاں اس کی جان نکال رہی تھیں۔ وہ آفس سے نکلی تو قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، اس کے دوپٹے کے کنارے بھیگ گئے، بال چہرے سے چپک گئے۔ وہ رک کر گہری سانسیں لیتی رہی، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ اس کے کانوں میں جہانگیر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر انکار کی قیمت ہوتی ہے، اور اب وہ قیمت ادا ہو چکی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے بالکل عین سامنے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کے بریکوں کی آواز بارش کے شور میں دب گئی، مگر انم چونک گئی۔ دروازہ کھلا اور زبیر خان تیزی سے نیچے اترا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انم کی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے انم کو ایک زوردار دھکا دیا اور انم گاڑی کے اندر سیٹ پر جا گری۔ زبیر نے دروازہ بند کرتے ہی لاک لگا دیا۔ وہ سیٹ پر گرتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھی اور حواس باختہ سی ہو کر اپنی سائڈ والے دروازے کو کھولنے لگی، مگر لاک کی وجہ سے کھول نہ پائی۔ اتنے میں اسٹیئرنگ کے ساتھ والا دروازہ کھلا اور جہانگیر تیزی سے اندر آ کر بیٹھا اور اس نے پھر سے گاڑی لاک کر دی۔ یہ کیا طریقہ ہے سر؟ وہ دھاڑی۔ زبیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر چڑھتی سانسوں میں فقط اتنا بولا، شٹ اپ، منہ بند رکھو، اور پھر تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے وہ مین روڈ پر لے آیا۔ اب گاڑی تیز بارش میں انتہائی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے وائپر تیزی سے چل رہے تھے، مگر دھند کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انم خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ زبیر کے چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا، مگر وہ چپ رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو انم بے صبری سی ہو گئی۔ سر، میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے، ایک ضروری جگہ، مختصر سا جواب دے کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ انم چونک گئی۔ کون سی جگہ؟ ابھی پہنچ جاؤ گی، خود ہی پتا چلے گا، وہ سرد لہجے میں بولا تو انم کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں کسی بھی صورت آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ تیز لہجے میں بولی تو ایک دم زبیر نے گاڑی کو بریک لگا دیے۔ گاڑی لہرا کر ایک جھٹکے سے رکی۔ انم کا جسم آگے کو جھک گیا اور سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی تو زبیر اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ تم پر اور مجھ پر الزام لگا ہے کہ ہم آفس ٹائم غلط ارادے سے ملتے رہے ہیں۔ اس کے الفاظ خنجر کی طرح انم کو لگے اور اس کی سانس اٹک گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گھبرا کر پھیل گئیں۔ زبیر نے بات جاری رکھی، کیا چاہتی ہو تم؟ کہ یہ الزام سچ ثابت ہو جائے، یا تم چاہتی ہو کہ ہم اس سے بچ نکلیں؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ انم کے لب کانپ گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں اس الزام سے بچنا چاہتی ہوں۔ وہ جانتا تھا ایک قدم اگر وہ آگے بڑھ گیا تو وہ بھی ان مردوں میں شمار ہو جائے گا جن سے وہ خود نفرت کرتا ہے۔ اندر سے انم کی ہچکیاں لینے کی ہلکی آواز آئی تو زبیر کے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی، سر ٹکا لیا۔ دل کہہ رہا تھا دروازہ کھول کر جائے، اسے تسلی دے، مگر عقل کہہ رہی تھی یہ فاصلہ ہی عزت ہے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی۔ انم کی آنکھیں رو رو کر سوج گئیں۔ اس کے آنسو تھم گئے، مگر دل کی پیاس باقی تھی۔ وہ سمندر تک پہنچ چکی تھی، مگر پھر بھی پیاسی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ تو زبیر کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ شاید اس نکاح کی برکت تھی کہ حالات جیسے بھی تھے وہ اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا اور کھڑکی کے پار آسمان پر بادلوں کے سائے اب بھی تیر رہے تھے۔ انم بیڈ پر لیٹی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ تکیا بار بار پلٹنے کے باوجود سکون نہیں ملا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، دماغ جیسے کسی ایک لفظ کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ طلاق، زبیر کے وہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ کروٹ بدلتی، آنکھیں بند کرتی، مگر طلاق کی باز گشت اس کے کانوں سے نہ نکلتی۔ بالآخر کئی کروٹیں بدلنے کے بعد
वो उठकर बैठ गई। कमरे में फैली खामोशी जैसे उसके अंदर के शोर से मुकाबला कर रही थी। उसके लब थरथरा रहे थे। दिल चाहा कि अभी और इसी वक्त जुबैर के पास जाए और उसे चीख चीख कर बता दे कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर अल्फाज बस गले तक आकर रुक गए। वो बेड से उतरकर कमरे में टहलने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल के अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ ऐसा कि वो संभल नहीं पा रही थी। वो आहिस्ता से बड़बड़ाने लगी जैसे खुद से मुखातिब हो। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे निकाह जबरदस्ती किया है, लेकिन मैंने ये निकाह दिल की सच्चाई से तस्लीम किया है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप 3 माह के बाद मुझसे रिश्ता खत्म कर दें। वो मुसलसल खुद कलामी कर रही थी, मगर दिल का बोझ किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। जब कुछ भी ना बन पाया तो उसने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और रोने लगी। सांस बेतरतीब हो गई। दिल जुबैर के नाम की तस्बीह पढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा और फिर एक ख्याल ने उसके कदम रोक दिए। अगर मैं उसके सामने ही ना हूँ तो वो फिर मुझे कैसे तलाक दे सकेगा? मैं उसकी जिंदगी से, उसकी दुनिया से बहुत दूर भी तो जा सकती हूँ। जहाँ उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे मेरे लिए काफी होगा। ये सोच आते ही उसके दिल में एक ठंडक सी उतर गई। बाबा का क्या होगा? बाबा का ख्याल आते ही उसकी आंखें नम हो गई। मैं बाबा को अपने साथ रखूंगी और ये शहर ही छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पास इतनी रकम है कि हम कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं और मैं अपने शौहर के नाम के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। शौहर, ये लफ्ज उसके दिल में मिठास की तरह घुल गया। जुबैर उसके निकाह में था, वो मर्द जो उसकी इज्जत की खातिर निकाह के बंधन में बंध गया, जो अपनी निकाह में पाकीज़गी रखता था, जो चाहकर भी उसे छूने से गुरेज करता। ऐसा मर्द जो किसी औरत के बख्त में लिखा जाए तो वो वाकई खुशकिस्मत होती है। ये ख्याल आते ही अनम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही लम्हे आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में कहने लगी, काश वो जानता कि मैं उसे कितना चाहने लगी हूँ। वो बेबसी से अपना निचला होंठ काटने लगी। कुछ ही देर के बाद खिड़की से सुबह की हल्की सी रोशनी अंदर उतरने लगी। सुबह का वक्त करीब आ चुका था। अनम ने अपनी शॉल उठाई और मजबूती से अपने गिर्द लपेट ली, यूं जैसे खुद को दुनिया के खौफ से छुपा रही हो। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा चुरचुराता हुआ खुला तो उसका दिल एक लम्हे को ठहर सा गया। बाहर लाउंज में मध्यम रोशनी थी। टेबल पर एक किताब खुली पड़ी थी और सोफे पर जुबैर सो रहा था। अनम रुक गई। उसने जुबैर को देखा। उसके चेहरे पर किसी मासूम बच्चे जैसी मासूमियत थी। उसका चेहरा पुरसकून था, मगर आंखों के नीचे हल्के गहरे थे। अनम का दिल उसके लिए तड़पा। यही वो मर्द था जो उसके लिए सबके सामने खड़ा हुआ। इसका दिल चाहा माथे पर आए उसके बालों को जरा सा पीछे करे, उसकी दाढ़ी को अपनी उंगलियों से छुए। वो चंद लम्हे उसके करीब खड़ी रही। उसने चाहा कि उसके करीब जाए, उसकी चादर ठीक कर दे या आहिस्ता से शुक्रिया कह दे, मगर दिल ने रोका। नहीं, अभी नहीं, ये रिश्ता नाजुक है और वो उसकी पाकीज़गी पर जरा भी आंच आने नहीं देना चाहती थी। वो धीरे धीरे भारी कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलने से पहले उसने एक लम्हे को पलट कर देखा। जुबैर सुकून से सो रहा था और अनम के लबों पर एक बेआवाज दुआ उतर आई, अल्लाह, अगर ये मर्द मेरे नसीब में है तो इसे हमेशा के लिए मेरा बना दे। उसने हल्की सी आ भरी, दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। सुबह के 7:15 बज चुके थे। बाहर की फिजा खुशगवार थी, मगर उसके दिल के अंदर तूफान था। उसके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़े और पीछे लाउंज में जुबैर करवट बदलकर थोड़ा सा जागा। आंखें नीम वाह हुई। उसने हल्की सी आहट सुनी, मगर दोबारा आंखें बंद कर ली। मगर फिर अचानक उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई, क्योंकि अनम के कमरे का दरवाजा खुला था। वो जो ही कमरे के अंदर गया तो ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि कमरे में अनम मौजूद नहीं थी। वो भागकर बाथरूम में गया कि शायद वहां हो, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। फिर उसने पूरा घर छान मारा और जब उसे अंदाजा हो गया कि अनम जा चुकी है तो उसने गुस्से से मुक्का दीवार पर दे मारा। सुबह के धुंधलके में वो अपने घर पहुंची तो बाबा अपने कमरे में लेटे थे। उनके चेहरे की जर्दी और फिक्र ने इसको रुला दिया। अनम ने आहिस्ता से उनकी पेशानी पर हाथ रखा। बाबा ने आंखें खोली, धुंधली सी मुस्कुराहट दी। बेटा, तुम आ गई? जी बाबा, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गई है और मुझे वहाँ आज ही रिपोर्ट करनी है। आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं आपको पुप्पो के घर छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। उसके बाबा एकदम से उठे और उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और दुआएं देने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों रिक्शे में पुप्पो के घर के सामने उतरे। पुप्पो दरवाजे पर ही आ गई। अनम को देखकर उनके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात आए। अरे अनम, खैरियत है इतनी सुबह सुबह? अनम ने फीकी मुस्कुराहट से पुप्पो की तरफ देखा। पुप्पो उन्हें अंदर ले गई तो उसने आहिस्ता से कहा, पुप्पो, मुझे आपसे एक बात करनी है। पुप्पो ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गई है। अब मैं लाहौर जा रही हूँ। मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगी
तो आकर बाबा को ले जाऊंगी, तब तक बाबा आपके पास रहेंगे। पुप्पो जरा परेशान हुई और उनके माथे पर त्योरी सी चढ़ गई। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हुआ बेटा? अनम ने नजरें झुकाई। बस हालात ही कुछ ऐसे बन गए। ये कहते उसने अपने पर्स से रकम निकाली और पुप्पो के हाथ पर रख दी। पुप्पो, ये कुछ पैसे हैं बाबा के खर्च के लिए। एक बड़ी रकम देखकर पुप्पो की आंखें एकदम से चमक उठी और चेहरे पर भी एकदम से नरमी बिखर गई। उनके होंठ कपकपा गए। अरे तुम बेफिक्र रहो, ये मेरा भी तो भाई है। अगर कुछ दिन मेरे पास रह लेंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? उनकी नजरें एक मोटी सी रकम पर अटकी देखकर अनम के चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट आई। वो मुतमईन हो गई और एकदम से उठ खड़ी हुई। बाबा का हाथ पकड़कर उनके माथे को चूमा। बाबा, मैं जल्द वापस आऊंगी, मेरी फिक्र मत कीजिए। उसके बाबा ने कपकपाते हाथों से उसके हाथों को पकड़ा। जल्दी आना अनम, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। अल्लाह तुम्हें आसानियां दे बेटी। अनम ने खुद को मजबूत किया और पुप्पो के घर से बाहर आ गई। रिक्शा लिया और सीधा बस अड्डे पहुंच गई। बसें शोर मचा रही थी और इसी शोर में उसके दिल की धड़कन तेज थी। लाहौर जाने वाली बस सामने खड़ी थी। अनम ने टिकट ली और खामोशी से सीट पर जाकर बैठ गई। बस चली और शहर की इमारतें आहिस्ता आहिस्ता पीछे छूटने लगी। वो खिड़की से बाहर देखती रही। बारिश के कतरे शीशे पर फिसल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। दिल में एक ही ख्याल था, जुबैर मुझे तलाक देकर आजाद कर देगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं किसी सूरत तलाक नहीं लूंगी। उसने सीट की पुश से सर टिका दिया, आंखें बंद कर ली। अचानक बस को झटका लगा और सब मुसाफिर चौंक उठे। बस रुक गई और चीखो पुकार मच गई। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ घबरा गए। ड्राइवर के हॉर्न के साथ साथ बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाजें आने लगी। अनम ने चौंक कर बाहर देखा। सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां रुक चुकी थीं। कुछ लोगों ने बस को चारों तरफ से घेर लिया था। ड्राइवर ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। एक मानूस मजबूत आवाज गूंजी। अनम का दिल जैसे रुक गया। सामने जुबैर खड़ा था, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर शिद्दत। वो एक पल को समझ ना पाई। फिर जुबैर तेजी से आगे बढ़ा और उसका बाजू थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनम ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज हलक में फंस गए। जुबैर ने एक लफ्ज कहे बगैर उसे बस से बाहर निकाला और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी तेज रफ्तारी से शहर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर जुबैर ने अचानक ब्रेक लगाई। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। उसने अनम की तरफ रुख किया। ये क्या कर रही थी तुम? अनम ने नजरें झुका ली। आवाज टूटी हुई थी। मैं जाना चाहती थी। कहाँ और क्यों? अनम की आंखों से आंसू निकल आए। आप क्यों मुझे तलाक देने पर तुले हैं? मैंने क्या गलत किया? मैं आपसे भागी नहीं थी, मैं तो बस आपसे जुदा नहीं होना चाहती। जुबैर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बस यही बात थी, इसलिए भागी तुम? अनम फट पड़ी। और क्या बात हो सकती है जुबैर साहब, बताइए। क्या मेरी मोहब्बत जुर्म है? क्या आपके साथ रहने की ख्वाहिश गुनाह है? जुबैर एकदम सन्नाटे में आ गया। वो हैरत भरी नजरों से तकता चला गया और वो उसके सामने फूट फूट कर रोने लगी, जबकि जुबैर काफी देर तक बोल नहीं पाया और ना ही कोई हरफे तसल्ली उसे दे सका। नम आंखें, लरसते हाथ और एक लड़की जिसका दिल खुलकर उसके सामने आ गया था, जुबैर के लिए किसी धचके से कम नहीं था। कुछ लम्हे गुजरे। वो धीरे से बोला, चलो घर चलते हैं, लेकिन अब खुदा के लिए अपना घर छोड़कर कहीं मत जाना। अनम ने रोती आंखों से उसकी तरफ देखा। जुबैर ने आहिस्ता से गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ दिन बाद दफ्तर में हलचल मच गई। जुबैर ने अनम को साथ लिया और सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। मीटिंग जारी थी। जुबैर ने फाइलें मेज पर रखी। ये हैं सबूत जहांगीर खान के खिलाफ। सारा कमरा सुन सा रह गया। वीडियोस, बैंक ट्रांजैक्शंस और शहादतें एक एक करके सामने आई। अनम के चेहरे पर सुकून था। अब वो खौफजदा नहीं थी, उसकी सच्चाई बोल रही थी। जहांगीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ये अभी सब चल ही रहा था कि एकदम ऑफिस की कई लड़कियां वहां आ गईं और उन्होंने भी अपनी अपनी कहानियां सुना डाली कि किस तरह जहांगीर ने उन्हें धमकाया, कैसे उनकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। बोर्ड के चेयरमैन ने गुस्से से कहा, अब एक लम्हे की भी गुंजाइश नहीं, इसे पुलिस के हवाले कर दो। चंद ही मिनटों में पुलिस आई और जहांगीर को हथकड़ी लगाई गई। जुबैर और अनम खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। एक इल्जाम जो कभी दोनों पर लगा था आज सच्चाई के सामने झाग की तरह बैठ गया, क्योंकि उस वीडियो क्लिप का दूसरा हिस्सा भी मिल चुका था, जिसमें देखा जा सकता था कि इस मीटिंग रूम में जब अनम और जुबैर दाखिल हुए तो उस वक्त जहांगीर भी वहीं मौजूद था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दोनों की जॉब बहाल कर दी और उनसे माजरत भी की। खुशी उन दोनों के चेहरों पर झलकने लगी। वो दोनों वहाँ से बाहर निकले तो शाम ढल रही थी। जुबैर ने अनम की तरफ देखा। हाँ जी, अब क्या ख्याल है, कहाँ जाना है? अनम ने गड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा। मतलब? जुबैर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मतलब ये कि अपने घर चलना है, जहाँ पर सिर्फ 3 माह नहीं बल्कि पल पर तुम्हारे संग गुजारना है। बोलो, कबूल है? अनम की सांस रुक सी गई। उसके गाल
सुर्ख हो गए। वो नजरें झुका गई। जुबैर आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, क्या तुम राजी हो? अनम ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कदम बढ़ाए और शर्माकर अपना सर उसके सीने से लगा दिया। जुबैर के हाथ खुद ब खुद उसके गिर्द लिपट गए और एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया। वक्त, सांसें और दिल की धड़कन, उन दोनों के दरमियान अब कोई खौफ नहीं था। अनम ने आहिस्ता से आंखें बंद की, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है